रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे मोंटेस्क्यू के व्यूज़ ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मोंटेस्क्यू व्यूज़ ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब मोंटेस्क्यू जो है फ़िलासफ़र, इसके मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट्स बनने या बनाने के मुतालिक क्या इसके व्यूज़ हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। मोंटेस्क्यू का अगर इस बेस को हम देखें कि वो किस बुनियाद के ऊपर इस क्लासिफिकेशन को करता है, तो वो दो असूलों के ऊपर जो है इस क्लासिफिकेशन को करता है। नंबर 1 के ऊपर वो ये देखता है द नंबर ऑफ़ दोज हु होल्ड पॉलिटिकल पावर, कि उन लोगों की तादाद कितनी है जो पॉलिटिकल पावर को होल्ड करते हैं। सबसे पहले तो इस बेस के ऊपर। नंबर 2 के ऊपर कि उनके मैनर्स क्या हैं, कि वो किस मैनर में इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, वो अपनी पॉलिटिकल पावर को, जो यानी कि पहले उनकी तादाद कितनी है, फिर उनके मैनर्स क्या हैं कि वो किस मैनर्स के अंदर अपनी इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं। मोंटेस्क्यू जो है वो मतलब मोंटेस्क्यू असाइन अ पार्टिकुलर बेसिक प्रिंसिपल टू एवरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मोंटेस्क्यू हर किस्म की जो गवर्नमेंट है उसको मखसूस किस्म के असूल जो हैं वो उसको असाइन करता है, और साथ ही साथ वो उनको ये भी बताता है कि अगर वो अपने इन बेसिक प्रिंसिपल्स को खो देंगे तो इनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़तरे में चली जाएगी, यानी कि इनकी गवर्नमेंट लोगों के लिए भी नहीं होगी बल्कि पर्सनल इंटरेस्ट में चली जाएगी। अच्छा जी, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन सी किस्म की गवर्नमेंट जो है वो मोंटेस्क्यू ने बयान की हैं। नंबर 1 के ऊपर है रिपब्लिक। मोंटेस्क्यू कहता है कि रिपब्लिक जो होती है मतलब जो रिपब्लिक गवर्नमेंट होती है उसमें एक बॉडी या पार्ट ऑफ पीपल जो है वो सुप्रीम पावर को असेस करते हैं। मतलब या तो सारे लोग जो हैं वो असेस करते हैं, या एक मखसूस किस्म की जो बॉडी होती है वो अपनी इस पावर को लोगों के यानी कि हवाले से होल्ड करती है, और सुप्रीम पावर जो होती हैं रिपब्लिक के अंदर वो उसी पार्ट ऑफ पीपल के पास होती हैं। और इसी यानी कि रिपब्लिक को उसने डेमोक्रेसी का भी नाम दिया है। इन रिपब्लिक एक्सरसाइज इज सोवरेनिटी ऑन दी वोट्स ऑफ पीपल, कि सिर्फ वही बंदा या मतलब वही लोग जो हैं अपनी सोवरेनिटी को एक्सरसाइज कर सकेंगे जिनको लोगों के वोट हासिल होंगे। मतलब सेम तरीका जिस तरह पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रिपब्लिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी है। लिहाजा डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग जो हैं वो थोड़े से लोगों को इलेक्ट करते हैं ताकि वो जाकर सुप्रीम पावर जो है उनके हाथ में हो और वही सोवरेनिटी को रन करें, तो इसी चीज़ को कहते हैं रिपब्लिक। नंबर 2 के ऊपर वो कहता है मोनार्कीज़ होती हैं। मोनार्की के अंदर वो ये कहता है कि एक सिंगल बंदा होता है जो स्टेट को गवर्न करता है, लेकिन वो स्टेट को जब गवर्न करता है तो उसके लिए लॉज जो होते हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होते हैं और फिक्स लॉज होते हैं। मतलब मोनार्की के अंदर एस्टेब्लिश्ड और फिक्स लॉज होते हैं। जबकि नंबर 3 के ऊपर वो कहता है डिस्पोटिज़म जैसी गवर्नमेंट। वो कहता है डिस्पोटिज़म जैसी ये भी गवर्नमेंट जो है ये सिंगल यानी कि पर्सन ही इसको गवर्न करता है, लेकिन ये जो गवर्नमेंट होती है ये विदाउट एनी लॉ या विदाउट एनी फिक्स्ड रूल्स होती है। मतलब इसमें जो सिर्फ जो एक बंदा होता है उसके अपने अल्फाज ही सिर्फ वही कानून होते हैं, वही एग्जेक्टिव और वही जो है वो लेजिस्लेचर होता है। लिहाजा मोनार्की अच्छी गवर्नमेंट को कह सकते हैं, लेकिन डिस्पोटिज़म जो है वो अच्छी गवर्नमेंट में शामिल नहीं होती। अगर हम इसके चार्ट को देखें जो मोंटेस्क्यू ने एक किस्म की फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के मुतालिक उसने जो चार्ट बनाया है, इस चार्ट के अंदर वो कहता है कि देखें 3 किस्म की गवर्नमेंट है, एक रिपब्लिक, फिर मोनार्कियल और फिर डिस्पोटिज़म। रिपब्लिक के अंदर वो डेमोक्रेसी भी इंक्लूड करता है और अरिस्टोक्रेसी भी इंक्लूड करता है। मोनार्की के अंदर वो कहता है कि एक सिंगल पर्सन है लेकिन उसके फिक्स रूल्स हैं, जबकि डिस्पोटिज़म में वो कहता है कि ये भी सिंगल पर्सन है लेकिन ये विदाउट रूल्स है। अच्छा जी, उसके बाद ईच ऑफ द फॉर्म इज़ एसोसिएटेड विद इट्स पिकुलियर प्रिंसिपल। अब हर एक फॉर्म जो है गवर्नमेंट की उसके अपने अपने कानून हैं या उसके अपने अपने असूल जो हैं मोंटेस्क्यू ने बनाए हैं। नंबर 1 के ऊपर डेमोक्रेसी का क्या असूल है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड अपॉन पॉलिटिकल वर्च्यूज़। डेमोक्रेसी जो है वो सियासी असूलों के ऊपर बनाई जाती है। नंबर 2 है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी इज़ बेस्ड अपॉन मॉडरेशन। नंबर 3 के ऊपर है मोनार्की। मोनार्की इज़ बेस्ड अपॉन ऑनर। और नंबर 4 के ऊपर है डिपोटिज़म। डिस्पोटिज़म जो है वो बेस करती है डर और खौफ के ऊपर, यानी कि फ़ियर एंड ऑपरेशन, यानी कि मुखालफत को नीचे दबा के रखना। लिहाजा आज के मौजूदा वक्त में देखें तो डेमोक्रेसी जो है हकीकतन उसी को डेमोक्रेसी कहते हैं जहाँ पर पॉलिटिकल वैल्यूज़ की कदर होती है। अरिस्टोक्रेसी इस चीज़ को कहते हैं कि कोई यानी कि ऐसे लोग, ऐसे अक्लमंद और
यानी कि समझ बूझ वाले, नॉलेज वाले और एक्सपीरियंस लोग, जिनकी तादाद थोड़ी सी हो लेकिन वो यानी कि इस गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन को रन करना जानते हों। मोनार्की जिस तरह यानी कि आज की क्वीन एलिज़ाबेथ टू जो है इंग्लैंड की, उसको हम यानी कि मतलब उसके लोग जो हैं तकरीबन मतलब बरतानिया के लोग उसको ऑनर के साथ, रिस्पेक्ट के साथ जो है उसको बुलाते हैं, लेकिन उसके पास आज तो वो इख्तियारात नहीं है जो पहले वहाँ के बादशाह के पास होते थे। लिहाजा मोनार्की जो है वो ऑनर के ऊपर बेस करती है। और डिस्पोटिज़म की मिसाल जिस तरह के फाशिज़म है, जिस तरह के नाजी पार्टी जिस तरह बनी थी इटली और जर्मनी के अंदर, जैसे मैसोलिनी और हिटलर जैसी पार्टियाँ थी, वो डिस्पोटिज़म के ऊपर ही बेस करती थी, जो कि खौफ और लोगों को सप्रेस करके उनसे मतलब अपना काम निकलवाते थे। फिर आता है कि रिलेशन बिटवीन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड रिलीजन एंड साइज़ ऑफ द स्टेट, मतलब फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में के दरमियान, रिलीजन के दरमियान और साइज़ ऑफ द स्टेट के दरमियान रिलेशन क्या क्या है। मोंटेस्क्यू यहाँ पर ये कहता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो रिलीजन हैं वो उन रिलीजन्स को प्रिवेल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट्स की ज़रूरत होती है। यानी कि हर एक गवर्नमेंट के अंदर हर एक रिलीजन जो है वो सही तरह से फिट नहीं हो पाता। नंबर 1 के ऊपर वो कहता है इस्लाम की बात करता है। वो कहता है अगर इस्लाम को लेते हैं तो इस्लाम को प्रिवेल करने के लिए एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है। नंबर 2 के ऊपर वो कहता है कि अगर आप रोमन कैथोलिक की एग्जांपल लेते हैं, यानी कि क्योंकि आपको पता है कि क्रिश्चियन जो हैं उनके 2 सबसे बड़े सेक्टर्स हैं, एक है कैथोलिक सेक्टर और दूसरा है प्रोटेस्टेंट सेक्टर। वो कहता है कि जो रोमन कैथोलिक हैं इस मज़हब को प्रिवेल करने के लिए, यानी कि क्रिश्चियन के इस फ़िरके को प्रिवेल करने के लिए ज़रूरत होती है मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जबकि प्रोटेस्टेंट के जो मतलब लोग होते हैं, प्रोटेस्टेंट फॉर्म ऑफ जो यानी कि होता है मज़हब, इसको प्रिवेल करने के लिए डिस्पोटिज़म की और क्रूअल एक्सपेंशनिज़म की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कैथोलिक चर्च के लोग होते हैं वो थोड़े से नर्म होते हैं, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो किसी भी किस्म की नरमी वगैरह को बर्दाश्त नहीं करते। उसके बाद वो कहता है कि साइज़ ऑफ स्टेट क्या होगी। वो कहता है कि साइज़ ऑफ स्टेट भी मैटर करती है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर। वो कहता है कि जैसा जितना साइज़ यानी कि होगा स्टेट का, उसके अंदर जो गवर्नमेंट की किस्म है वो भी मुख्तलिफ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो वो कहता है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उन स्टेट के लिए अच्छी है जिनका साइज़ बहुत छोटा है। नंबर 2 के ऊपर मोनार्की के लिए वो ये कहता है कि ये वहाँ पर सूटेड है जहाँ पर स्टेट का साइज़ मॉडरेट है, मतलब ना तो स्टेट बहुत बड़ी है और ना ही स्टेट बहुत छोटी है, बल्कि मॉडरेट साइज़ में है। जबकि डिस्पोटिक के बारे में वो ये कहता है कि जो डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये उन कंट्रीज़ में होनी चाहिए जिनका साइज़ बहुत बड़ा है या जिनकी एम्पायर जो है वो बहुत बड़ी है, उनके पास डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए। अब यहाँ पर सिचुएशन बहुत दिलचस्प है, क्योंकि खुद मोंटेस्क्यू जहाँ पर रहता था वहाँ की जो यानी कि आबादी है वो मॉडरेट फॉर्म ऑफ थी। जैसे वो उसका ताल्लुक़ था फ़्रांस से। मोंटेस्क्यू जो है वो फ़्रांस के अंदर रहता था, लिहाजा फ़्रांस की आबादी जो थी वो रिपब्लिक के लिए काफ़ी बड़ी थी। वो कहता है कि फ़्रांस के अंदर यानी कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहाँ पर मोनार्की जो है वो एक बेस्ट सूटेबल गवर्नमेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म की, कि मतलब क्या क्रिटिसिज्म आएगा इसके ऊपर। नंबर वन के ऊपर जो इसकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर मोंटेस्क्यू की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म आता है वो ये कि मोंटेस्क्यू ये अज्यूम करता है कि डेमोक्रेसी और अरिस्टोक्रेसी ये दोनों सब टाइप हैं रिपब्लिक की, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है आज के मॉडर्न दौर के अंदर। दरअसल जहाँ पर रिपब्लिकन गवर्नमेंट होती है वहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो प्रिवेल कुछ न कुछ हद तक करती है, बल्कि ये दोनों ही दरअसल रिपब्लिक हैं और ये दोनों सब टाइप इसकी नहीं है। तो इस तरह का एज्यूम करना एक गलत स्टेटमेंट है। तो सबसे पहली तो क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये आ गया। नंबर 2 के ऊपर डिस्पोटिक स्टेट इज़ नॉट एट ऑल स्टेट। जो डिस्पोटिक स्टेट जिस तरह के मतलब मोंटेस्क्यू कहता है कि जिन स्टेट का साइज़ बहुत बड़ा होगा वहाँ पर डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, या जहाँ पर प्रोटेस्टेंट लोग होंगे मतलब
प्रोटेस्टेंट फ़िरके के लोग होंगे तो वहाँ पर डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। तो ये चीज़ भी एक बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खुद उसने कहा है कि ये एक लॉ लेस गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर लॉ कानूनियत बहुत ज़्यादा होती है, एक ही बंदा होता है और उसके अल्फाज ही उसके कानून होते हैं। तो ये एक चूँकि लॉ लेस स्टेट होती है और इसको इस प्लान में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरह की गवर्नमेंट आज के वक़्त के अंदर प्रिवेल नहीं होनी चाहिए। फिर है नंबर 3 के ऊपर द डिस्टिंक्शन बिटवीन रिपब्लिकन एंड मोनार्किक फॉर्म। अब ये जो इसने फ़र्क किया है, यानी कि पहले ये फ़र्क करता है रिपब्लिकन और मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, फिर ये एक मोनार्की और डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। रिपब्लिकन और मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये डिफरेंस इस बुनियाद के ऊपर करता है द नंबर ऑफ पर्सनस हु पोजेसिस द सेम सुप्रीम पावर, कि मतलब रिपब्लिकन और मोनार्किक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ़र्क इस बुनियाद पर किया जाएगा कि जो लोग उन लोगों की तादाद कितनी होगी जो सुप्रीम पावर को या जो स्टेट को रन कर रहे होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो है ये मोनार्की और डिस्पोटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस बुनियाद के ऊपर जो है उनको डिस्टिंक्ट करता है या उनमें फ़र्क वाज़े करता है कि इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट आर एक्सरसाइज, यानी कि द वे इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइज, कि वो कौन सा तरीका होगा जिसमें गवर्नमेंट की पावर को एक्सरसाइज किया जाएगा। मतलब इन दोनों में फ़र्क और बुनियाद के ऊपर करता है और इन दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में फ़र्क जो है वो और फॉर्म ऑफ यानी कि और तरीके से करता है। लिहाजा इस तरह की जो क्लासिफिकेशन है मोंटेस्क्यू ने की है, ये एक सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन नहीं है। तो इसीलिए इसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है वो किया गया है कि इसने जो मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की गवर्नमेंट फॉर्म्स की हैं, ये एक सेटिस्फैक्ट्री गवर्नमेंट्स नहीं है, लिहाजा इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है। अच्छा, ये दूसरा टॉपिक जो हमने डिस्कस करना है वो है मोंटेस्क्यू ऑन लिबर्टी, कि मतलब मोंटेस्क्यू ने लिबर्टी के बारे में क्या कहा। पहले तो था मोंटेस्क्यू ऑन द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और अब है मोंटेस्क्यू ऑन लिबर्टी। अच्छा, अगर हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें मोंटेस्क्यू का अपना थोड़े बारे में, तो मोंटेस्क्यू जो है ये उन ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स में से या मतलब फ़िलासफ़र्स में से आता है जो लिबरलिज़म को फॉलो करता है। ये कहता है कि लिबर्टी हर एक के लिए होनी चाहिए, लेकिन लिबर्टी का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर एक को वो आज़ादी हासिल हो जाए जो चाहे मर्ज़ी वो करना चाहता है, बल्कि आज़ादी इस चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि लिबर्टी या आज़ादी इस चीज़ का नाम है कि ऐसे कवानीन के अंदर रहा जाए जो हमें एक दूसरे को नुकसान पहुँचाने से प्रोटेक्ट करें, या मतलब हमें अपनी ज़ात से नुकसान यानी कि कोई हमें नुकसान ना पहुंचाए, और ऐसे लॉ बने कि जो हमें दूसरों के नुकसान पहुंचाने से हमें प्रोटेक्ट करें, और हमें इस तरह का फ़ील यानी कि हम ऐसा फ़ील करें कि हम ऐसी स्टेट में रहकर कॉन्फिडेंस फ़ील कर रहे हैं, यानी कि हमें लॉ के मुताबिक रहने के लिए लिबर्टी जो है वो ज़रूरी होती है। अच्छा, फॉर ग्रेटेस्ट पॉसिबल लिबर्टी गवर्नमेंट मस्ट हैव सर्टन फीचर्स। अब यहाँ पर मोंटेस्क्यू ये कहता है कि लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए, आज़ादी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ीचर्स के ऊपर अमल करे, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म की जो खसूसियात, वो खसूसियात जिनको मोंटेस्क्यू बयान करता है, गवर्नमेंट उन खसूसियात के ऊपर अमल करे, जिसमें नंबर 1 खसूसियत है सेपरेशन ऑफ पावर। मोंटेस्क्यू कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिसके हाथ में पावर होगी उस पावर को चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, और ये तभी मुमकिन है जब सेपरेशन ऑफ पावर होगी। मोंटेस्क्यू इस बात के ऊपर ज़ोर देता है कि एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी की जो पावर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट क्योंकि इन तीनों से मिलकर बनती है, तो इन तीनों को एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना पड़ेगा ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना करे। लेकिन अगर दूसरी तरफ ऐसा नहीं होगा, यानी कि गवर्नमेंट पावर को डिवाइड नहीं किया जाएगा, तो पावर जो है वो एक पर्सन या एक बॉडी के हाथ में चली जाएगी, और ये बॉडी जो है अपनी इस गवर्नमेंट को यानी कि अपनी इस पावर का मिसयूज़ करेगी, और ये गवर्नमेंट जो है टायरानी के अंदर बदल जाएगी। और ये टायरानी जो है ये दरअसल लोगों की सिक्योरिटी के लिए, उनकी लिबर्टी के लिए ठीक नहीं है, और लोगों का जो कॉन्फिडेंस है लाइफ को लेकर, लिबर्टी को लेकर, तो वो इसमें काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पर मोंटेस्क्यू वो कहता है कि कुछ ऐसी अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं
कि जिसके ज़रिए तीनों पावर्स जो हैं वो एक दूसरे का चेक एंड बैलेंस रख सकती हैं। अब वो क्या अरेंजमेंट है, वो कहता है कि नंबर 1 के ऊपर अगर आप लेजिस्लेचर को लेते हैं, लेजिस्लेचर में जिस तरह पाकिस्तान का नेशनल असम्बली आ जाती है और सेनेट आ जाता है, ये आज का हमारा लेजिस्लेचर है, आज के यानी कि वक्त में पाकिस्तान का जो लेजिस्लेचर है। वो कहता है कि लेजिस्लेचर जो है ये इसके पास यानी कि 2 हाउसेस होने चाहिए, एक अपर हाउस होना चाहिए जिसका नाम जिस तरह पाकिस्तान में जिसका नाम सेनेट है, और एक लोअर हाउस होना चाहिए जिसका नाम हो यानी पाकिस्तान में जिसका नाम है नेशनल असम्बली। वो कहता है कि ये अपर और लोअर हाउस इसलिए होगा कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे कवानीन बनाने से रोकेंगे कि जो कवानीन लोगों की लिबर्टी को यानी कि उनकी लिबर्टी को होल्ड करके रखते हैं। लिहाजा लेजिस्लेचर जो है वो 2 हाउसेस के ऊपर ही बनेगा। और यहाँ पर वो ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास पावर होनी चाहिए कि वो अपने लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज कर सकता है, अपनी गवर्नमेंट की फंडिंग को होल्ड कर सकता है या कंटिन्यू कर सकता है, और इसके अलावा अगर कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहा है तो वो उसको अकाउंटेबल भी कर सकता है। अब दूसरे नंबर पर वो कहता है कि आती है एग्जैक्टिव। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एग्जैक्टिव पावर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, क्योंकि उसकी काबीना जो होती है वो सारी एग्जैक्टिव पावर जो है वो होल्ड किए हुए रखती है। काबीना जो है वो गवर्नमेंट के मुख्तलिफ़ किस्म के मिनिस्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को रन करते हैं। लिहाजा यहाँ पर मोंटेस्क्यू कहता है कि जो एग्जैक्टिव पावर होगी उनके पास इस बात का राइट होगा कि वो लेजिस्लेचर के किसी भी अनलॉफुल एक्ट को वीटो कर सकते हैं। मतलब अगर कोई लेजिस्लेचर ऐसा कानून पास यानी कि करने की कोशिश करती है कि जो लोगों की लिबर्टी के लिए नहीं होता तो वो उसको वीटो कर सकते हैं। फिर नंबर 3 के ऊपर आती है जुडिशरी। यहाँ पर जुडिशरी वो कहता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसको अपनी तरफ से किसी भी लॉ को अप्लाई नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको वही लॉ अप्लाई करने चाहिए जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव असेंबली जो है ये दोनों जब मिलकर जो लॉ पास करें, जुडिशरी सिर्फ उसी लॉ को इम्प्लीमेंट करे और उनको एक कंसिस्टेंट मैनर के अंदर और एक फ़िक्स मैनर के अंदर इन लॉज को इम्प्लीमेंट करे ताकि लोगों की लिबर्टी जो है उसको इंश्योर किया जा सके। अब यहाँ पर मोंटेस्क्यू कहता है कि लिबर्टी इज़ ना वर्ड इज़ डायमेट्रिकली द अपोजिट ऑफ डेस्पोटिज्म। यहाँ पर इन दोनों में वो फ़र्क वाजे करता है। वो कहता है कि लिबर्टी जो है वो दरअसल डिस्पोटिज्म का अपोजिट है, क्योंकि लिबर्टी के अंदर जो है सेपरेशन ऑफ पावर होती है और लोगों को उनके कवानीन और लिबर्टी आज़ादी उनको मिलती है, लेकिन डिस्पोटिज्म में ऐसा नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ मोंटेस्क्यू जो है वो लिबर्टी को यूँ डिफ़ाइन करता है, वो कहता है कि लिबर्टी हर उस चीज़ का नाम है और राइट ऑफ डूइंग वट एवर द लॉज परमिट, कि जो यानी कि कानून आपको करने की इजाज़त देता है उस चीज़ का नाम लिबर्टी है। अब वो कानून किस तरह का हो सकता है कि वो कानून यानी कि गवर्नमेंट इस तरह का कानून पास कर दे कि जो लोगों की फंडामेंटल राइट्स को यानी कि उनको होल्ड कर ले, तो इस तरह का जो लॉ है उसको डिस्पोटिज्म में कन्वर्ट किया जाएगा या कहा जाएगा। तो यहाँ पर मोंटेस्क्यू जो है उसने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया। वो कहता है कि लिबर्टी हर उस चीज़ का नाम है कि जो कानून आपको करने की इजाज़त देता है। अच्छा, अब यहाँ पर मोंटेस्क्यू जो है उसने सिविल लिबर्टी और पॉलिटिकल लिबर्टी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा उसने फ़र्क वाज़े किया है। अगर सिंपल लैंग्वेज के अंदर देखें तो पॉलिटिकल लिबर्टी को इसने यूँ डिफ़ाइन किया है। वो कहता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी जो है ये एक रिलेशन है रियासत का और उसके लोगों के दरमियान, यानी कि स्टेट के दरमियान और सब्जेक्ट के दरमियान। सब्जेक्ट यहाँ पर उसने एक इंसान को या एक आदमी को लिया है। वो कहता है कि पॉलिटिकल लिबर्टी जो है ये वो लिबर्टी है कि जिसमें आप कानून के तहत रहते हुए किसी भी लॉ को फॉलो करके अपने मकसद को अचीव कर सकते हैं और आप उस लॉ को वायलेट नहीं कर सकते। पॉलिटिकल लिबर्टी के हवाले से मोंटेस्क्यू ये कहता है कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए जो तमाम किस्म के चेक एंड बैलेंस के ऊपर काबू रखे और वो किसी को भी उस यानी कि इजाज़त नहीं दे सकती कि मतलब वो इस चीज़ को काबिल गौर रखे कि कोई भी जो सब्जेक्ट है या मतलब कोई भी जो इंसान है वो स्टेट के बनाए हुए कानून के बाहर नहीं जा सकता, उनको वायलेट नहीं कर सकता और वो सिर्फ़ उतना ही कर सकता है जितना उसको वो कानून करने की इजाज़त देता है। लिहाजा ये एक पॉलिटिकल लिबर्टी है, यानी कि कानून के दायरे में रहते हुए आप जो चाहे कर सकते हैं।
फिर आता है सिविल लिबर्टी। सिविल लिबर्टी में मोंटेस्क्यू कहता है कि ये एक रिलेशन होता है एक सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का, यानी कि एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ सब्जेक्ट, यानी कि पॉलिटिकल लिबर्टी होती है या स्टेट का इंसान के साथ रिलेशन, मैन के साथ रिलेशन, और सिविल लिबर्टी है मैन का मैन के साथ रिलेशन। सिविल लिबर्टी जो है ये दरअसल एक स्लेवरी के अपोजिट है। यहाँ पर वो ये कहता है कि सिविल लिबर्टी दरअसल लॉज ऑफ नेचर है, क्योंकि नेचर में अल्लाह ताला ने इंसान को आज़ाद पैदा किया है, इसको मतलब रवायात, इसको मैनर्स, इसको यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो सिविल लाज हैं, जो यानी कि मॉरल लाज हैं, मतलब इसको इंसानों में रहने के लिए, एक मुआशरे में रहने के लिए जिन कवानीन के ऊपर अमल करना होता है वो इसकी सिविल लिबर्टीज़ होती हैं। यानी कि वो ये उन कवानीन के मुताबिक ही जिएगा, उन रवायात, उन मैनर्स के मुताबिक ही जिएगा जो मैनर्स या जो रवायात उस मुआशरे में प्रिवेल कर रही हैं। अगर ये उनसे यानी कि आगे हटेगा या पीछे दौड़ेगा तो ये एक मैन टू मैन जो उसका रिलेशन है ये उसकी वायलेशन करेगा। इसमें पॉलिटिकल जो यानी कि अथॉरिटी होगी उसका कोई भी रोल जो है वो नहीं होगा सिविल लिबर्टी के अंदर। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह ताला बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के टॉपिक में हमने दो चीज़ें डिस्कस की हैं, एक मोंटेस्क्यू व्यूज़ ऑन गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और एक है मोंटेस्क्यू व्यूज़ ऑन लिबर्टी। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।